नमस्कार, न्यूज 18 प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक महिला की निर्मम हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया है और इस दौरान कई जगह आगजनी की तस्वीरें आई। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल के साथ अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। पुलिस ने हंगामा और बवाल करने वाले कई लोगों को हिरासत में लिया है। उधर चुनाव आयोग ने नंदीग्राम हिंसा पर प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। देखिए रिपोर्ट। चुनावी हिंसा का सेंटर पॉइंट बना बंगाल। कभी हुगली, कभी हावड़ा, कभी नंदीग्राम में बवाल। क्यों बदल रही है बंगाल की सियासी चाल? क्यों बंगाल में हिंसा बन रही राजनीतिक ढाल? कहीं आग लगी है, कहीं आंसू बह रहे हैं, कहीं लोग बदहवास हैं, कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं दहशत की चादर आंखों पर पसरी है। इन तस्वीरों को पश्चिम बंगाल की नियति भी कहा जा सकता है, क्योंकि चुनाव चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का, लेकिन चुनाव से पहले और बाद की तस्वीर यही होती है, हिंसक और आक्रामक। इस बार हिंसा का केंद्र बना है पूर्वी मेदिनीपुर का नंदीग्राम, जो अतीत के पन्नों में सियासत की आग में कई बार झुलस चुका है। लेकिन अब एक बार फिर नंदीग्राम की मौजूदा तस्वीर देख लीजिए, जहां सोना चूड़ा इलाके में बुधवार देर रात बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच पहले तो जमकर झड़प हुई, उसके बाद झड़प हिंसा में तब्दील हो गई। नंदीग्राम में हुई हिंसा इस कदर बढ़ गई है कि इस हिंसा में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की जान चली गई, जिसका आरोप लगा टीएमसी पर। ममता बंदोपाध्याय का बदला लेने का ये आह्वान भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने का संकेत है। पॉलिटिकल किलिंग्स की सरगना बन चुकी हैं ममता बंदोपाध्याय। उधर टीएमसी इस मामले में लगे आरोपों को सिरे से नकार रही है और बीजेपी पर पलटवार कर रही है। पूरा देश में बीजेपी का इन फाइटिंग, दे आर फाइटिंग बिटवीन ओल्ड एंड न्यू बीजेपी, सबको पता है। नंदीग्राम में इसका ही नतीजा निकला, एक औरत को मार दिया गया और तृणमूल को मेलाइन करने के लिए तृणमूल के ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में चुनाव आयोग ने नंदीग्राम पुलिस प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। और चलिए आगे बढ़ते बात बिहार की करते हैं, क्योंकि बिहार में अब बुर्के पर जमकर सियासत हो रही है। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के जाले में बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग को लेकर गिरफ्तारी। जी हां, और इसके बाद थाने पर हमला करके आरोपियों को छुड़ाने के मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। बुर्के की आड़ में फर्जी वोट वाली साजिश को लेकर के बीजेपी सियासी चोट कर रही है। रिपोर्ट देखिए। मधुबनी लोकसभा सीट पर बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग के मामले में सियासत की आग भड़क चुकी है। बिहार में अब बुर्के पर जमकर सियासत हो रही है। दरभंगा के जाले में बुर्के में फर्जी वोटिंग, फिर थाने पर हमला और आरोपियों को छुड़ाने के मामले ने सियासी रंग ले लिया है। हालांकि पुलिस ने मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मधुबनी से बीजेपी उम्मीदवार अशोक यादव ने बड़ी मांग कर दी है। अशोक यादव बुर्के पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं। मांग करते रहे, चुनाव आयोग से मांग करते रहे कि इस पर रोक लगाया जाए, पहचाना जाए, उनको पहचाना जाए। और ये लोग बुर्के के आड़ में सभी चुनाव में, और इस चुनाव में विशेषकर जो यहाँ का मधुबनी से जो आरजेडी का प्रत्याशी था, विशेष रूप से प्लानिंग किया गया था कि बुर्के के आड़ में फर्जी मतदान कराओ। दरभंगा में बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग और गिरफ्तारी के मामले में सियासत सुलग गई है। आरजेडी और बीजेपी एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे हैं। देखिए, जो दरभंगा के जिले में जाले में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में आता है, उसमें फर्जी मतदाता के नाम पर
जिस तरह से पुलिस प्रशासन वहां आम मतदाता को परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है, ये दिख रहा है। इस तरह से जांच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आरजेडी के गुंडे लगे हुए हैं, जिसका उदाहरण जाले है। अब बताइए, अब तो ये सामाजिक टकराव के साथ में प्रशासनिक हस्तक्षेप करके प्रशासन से भी टकरा रहे हैं। यही इनका जंगल राज है। कुछ दिन पहले गिरिराज सिंह ने भी बुर्के में वोटिंग पर सवाल उठाए थे। गिरिराज सिंह ने कहा था कि बुर्के में चेहरे की पहचान नहीं होती। जो मतदाता बूथ पे जाते हैं, बुर्का पहन के जाते हैं, वो क्या बेनकाब करना, वो झपा रहता है चेहरा, उस चेहरे को देखने का, पहचान करने का अधिकार है सभी जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनका। दरभंगा के जाले में 3 खातूनों को बुर्के में फर्जी वोटिंग करते हुए पकड़ा गया। बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग कर रहे सनाउल्लाह को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन भीड़ ने थाने पर हमला कर सबको छुड़ा लिया। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी हुई है, लेकिन बुर्के में फर्जी वोट वाली साजिश पर सियासत गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार, पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। तो वहीं छठे चरण में देश की 58 सीटों पर मतदान होने जा रहा है और इन सीटों में बीजेपी की बड़ी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। साल 2019 में दिल्ली और बिहार में बीजेपी गठबंधन ने विपक्ष का पूरा सफाया कर दिया था और इस बार भी बीजेपी के सामने अपने प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। देखिए रिपोर्ट। छठवें चरण के मतदान में दिल्ली की सबसे बड़ी और सबसे कड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। दिल्ली की 7 सीटों समेत भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 25 मई को 58 सीटों पर बहुत बड़ा घमासान होने वाला है। दिल्ली में केजरीवाल फैक्टर का टेस्ट होना है। यूपी और बिहार में बाहुबलियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। बिहार और दिल्ली में मोदी फैक्टर विपक्षी गठबंधन की कड़ी परीक्षा लेने वाला है। छठवें चरण का पूरा गणित हम आपको बताने वाले हैं। छठवें चरण में बिहार की 8 सीट, हरियाणा की 10, जम्मू कश्मीर की 1, दिल्ली की 7, ओडिशा में 6, उत्तर प्रदेश में 14, पश्चिम बंगाल में 8 और झारखंड में 4 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा 7 लोकसभा सीटें होने का गौरव दिल्ली के पास है और यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से बीजेपी की सीधी लड़ाई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सबसे दिलचस्प लड़ाई कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट पर लड़ी जा रही है। नई दिल्ली की सीट पर आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज के बीच लड़ाई है। दिल्ली साल 2014 से बीजेपी का सबसे बड़ा किला बना हुआ है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों की गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई को मुद्दा बनाकर सहानुभूति लेने की कोशिश में है। वहीं मतदान के ठीक पहले आया स्वाति मालीवाल बदसलूकी केस भी महिला वोटरों के लिहाज में मतदान पर। अगर साल 2024 के छठवें चरण की 58 सीटों पर 2019 के आंकड़ों को देखें तो यूपी की 14 सीटों में से बीजेपी ने 9, बीएसपी ने 4 और समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती थी। अगर बिहार की बात करें तो छठे चरण की 8 सीटों पर 2019 में बीजेपी ने 4, जेडीयू ने 3 और लोक जनशक्ति पार्टी ने 1 सीट जीती थी, यानी सभी सीटों पर एनडीए का कब्जा था। हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर बीजेपी को ही विजय मिली थी। वेस्ट बंगाल में जिन 8 सीटों पर इस बार मतदान होना है वहां पर बीजेपी ने 5 और टीएमसी ने 3 सीट जीती थी। झारखंड में 4 सीटों पर मतदान होना है, यहाँ पर बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी। दिल्ली में 7 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती। ओडिशा की 6 सीटों पर मतदान है, बीजेपी ने पिछले साल यहाँ 2 और बीजेडी यहाँ पर 4 सीट जीती थी। छठवें चरण में 3 मुख्यमंत्री की किस्मत का फैसला होना है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। खट्टर हरियाणा के करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं। जगदम्बिका पाल यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वह डुमरियागंज से चुनाव लड़ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और वो अनंतनाग से चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव, निरुहा की सीट पर सबकी नजरें यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। सुल्तानपुर से मेनका गांधी की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। यूपी में राजा भैया के प्रभाव क्षेत्र वाली 4 सीटें, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, भदोही और प्रयागराज में भी मतदान होना है। तो वहीं 13 मई को सीएम केजरीवाल के आवास पर हुई पिटाई की घटना के बाद स्वाति मालीवाल पहली बार मीडिया के सामने आई है और स्वाति ने उस दिन का
पूरा सच बता दिया है। तो 13 मई को उस कांड को बताते हुए कई बार स्वाति भावुक भी हुई और सीएम हाउस में अपने साथ हुई बेरहमी से लेकर के आज तक उनके साथ क्या क्या हो रहा है, स्वाति ने सब कुछ बता दिया। स्वाति ने बताया कि कैसे 13 मई को सीएम हाउस में चीर हरण से अब बात चरित्र हनन तक पहुंच गई है। जहाँ मैंने इतनी मेहनत करी, इतना काम किया, जहाँ पे मैं लोगों के साथ उठती थी, बैठती थी, आज वही लोग मेरे परिवार तक पहुंच गए। आज उन्होंने क्या नहीं करा मेरे को डराने के लिए और धमकाने के लिए। मेरा चीर हरण तो मेरा उस घर में हुआ और चरित्र हरण मेरा रोज चलाया जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया और क्यों हुआ, और इतनी बुरी तरीके से आप किसी को मतलब ट्रीट करो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ क्या होने वाला है? क्या 2019 के नतीजे रिपीट करेगी बीजेपी? क्या पिटाई कांड से असर पड़ने वाला है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि स्वाति मालीवाल की पिटाई से जुड़ी जो कहानी शुरू हुई, वो कहानी दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। वो भी ठीक तब जब दिल्ली में चुनाव सिर पर है और सियासी पारा 7वें आसमान पर है। यही वजह है कि गुरुवार की सुबह अरविंद केजरीवाल के घर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का काफिला पहुंचने लगा। गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और आतिशी, एक एक करके सारे नेता अरविंद केजरीवाल के दिल्ली दरबार में पहुंच गए। इस देश के लोग, दिल्ली के लोग ये देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के प्रति प्रधानमंत्री की दुर्भावना और बदले की राजनीति को आज इस स्तर तक पहुंचा दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि उनके बूढ़े माँ बाप को भी नहीं बख्श रहे हैं। उनके बूढ़े और बीमार माँ बाप को भी पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करवा रहे हैं। पूरा देश, पूरी दिल्ली इस बात का जवाब देगी। पूरा देश, पूरी दिल्ली इस बात को देख रही है। अरविंद केजरीवाल के घर ये भीड़ उस वक्त जुटी है जब बीजेपी 7 सीटों पर 2019 का लोकसभा चुनाव रिपीट करना चाहती है। स्वाति मालीवाल को क्यों मारा गया केजरीवाल जी की उपस्थिति में? केजरीवाल जी क्यों स्वाति मालीवाल की असॉल्ट के संदर्भ में अब तक स्पष्ट रूप से बोले नहीं? केजरीवाल जी के सानिध्य में क्यों एक राज्यसभा सांसद पर असॉल्ट हुआ? इत्यादि इन प्रश्नों का उत्तर अभी तक जनता को नहीं मिला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत ये है कि पिटाई कांड के बाद से स्वाति मालीवाल ने बगावत के जो सुर बुलंद किए हैं वो जस के तस हैं। इस बीच दिल्ली गैंग रेप की शिकार निर्भया की मां भी स्वाति मालीवाल के समर्थन में आ गई। निर्भया की माताजी ने देश में इंसाफ की लंबी लड़ाई लड़ी है। जब मैं बच्चों के रेपिस्ट को सजा दिलाने के लिए अनशन कर रही थी तब भी उन्होंने मेरा साथ दिया था। आज उन्होंने मेरे समर्थन में ये वीडियो बनाई तो दिल बड़ा भावुक हुआ, पर कोई बड़ी बात नहीं। अब कुछ नेता मेरा समर्थन करने के लिए इन्हें भी बीजेपी एजेंट बता देंगे। बीजेपी भी लगातार इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरती रही है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती न सिर्फ साख को बचाने की है बल्कि उन दावों पर भी खरा उतरने की है जो दावे केजरीवाल सरकार लगातार करती रही है। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।